Hi Abhinav, how are you? Yeah, hi. Hi, Rohit. I'm fine. How are you? I'm also fine. So can you give brief introduction about yourself? Yeah. Hi, this is Abhinav Awasthi. I am a third year undergraduate at HBTU Kanpur. So I am a competitive programmer as well as I am a front end developer. So I am working as a software developer intern at Xeon, and also I'm working as a data structures and algorithm mentor at Geeks for Geeks. I am basically my interest is in more in competitive programming and DSA part. I am a five-star coder at CodeChef and an expert at Code Forces. Along with that, I also have my own YouTube channel, which is named CP with Abhinav, where I teach competitive programming and DSA concepts. So I will put all the links in the description of your YouTube channel. Yeah, So thanks. अब हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्शन से पता चलेगा होगा कि हम लोग सीपी के बारे में ही बात करेंगे, तो ये पूरा पॉडकास्ट सीपी से रिलेटेड होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि क्या हम लोग के लिए अभी तक, जैसे आप 2 ईयर आपका खत्म हो चुका है, तो आपका इंटरेस्ट है सीपी में, तो आप कर रहे हैं, तो क्या इस सीपी मैंडेटरी है हम लोग के लिए? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं? हाँ, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने बहुत बार मुझसे लोगों ने डाउट पूछा। सीपी इज नॉट कंपलसरी, सीपी इज नॉट मैंडेटरी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर सीपी नहीं कर रहे हो तो आप एक एक टॉप कंपनी में नहीं जा सकते हो। सीपी समथिंग जो आपको एक स्किल सेट प्रोवाइड करता है। दैट स्किल सेट विल प्रोवाइड कि आप कम्पिटेटिव एनवायरमेंट में कैसे कोड करोगे, कैसे आप बाकी लोगों के साथ, जैसे आप कोडिंग राउंड में आप अपेयर होते हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं कंपीट कर रहे होते हैं जॉब के लिए। जस्ट लाइक हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी होता है। कुछ कंपनी जैसे कोड नेशन है एंड मोर लाइक गूगल के भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफी हद तक सीपी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट देन ऑल्सो जो लोग डीएसए करते हैं वो उसको क्रैक करते हैं। तो आपको अपने स्किल्स को उस लेवल तक पहुंचाना होगा। वो आप सीपी करके पहुंचा रहे हो, आप डीएसए में और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। द थिंग इज, सीपी आपको कम्पिटेटिव एनवायरमेंट देता है और अच्छे टफ क्वेश्चन डीएसए के, और थोड़ा सा आपको एक्सपोजर देता है कैसे आपको कम्पिटेटिव एनवायरमेंट में कोड करना है, जैसे आप कोडिंग राउंड में अपेयर होते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो इस वजह से मैं सीपी बोलता हूँ, सीपी इज समथिंग जो कि आप कर सकते हो, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है सीपी करने से। बट इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी इज डीएसए, दैट इज कंपल्सरी। तो हम लोग के लिए जैसे भी समझ में आ गया कि सीपी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिसके लिए सीपी मान लो मजा आ रहा है, जैसे वो स्टार्ट किया, वो फ्लो में आ गया और धीरे धीरे मजा आने लगा, तो वो चाहता है कि मुझे एक कंप्लीट रोड मैप पता चले। तो उसी की रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन होगा कि हम लोग सीपी कर रहे हैं क्यों, ये भी पता चल गया। और हम लोग सीपी करेंगे ही क्यों, करेंगे क्यों, फिर मान लो करने लगे, तो सीपी का पूरा रोड मैप कैसे होगा? मान लो कोई फर्स्ट ईयर में उसको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो कुछ 2-3 क्वेश्चन किया, उससे उसको आइडिया लग गया कि चलो मजा आ रहा है, उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे और वो ग्रो कैसे करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस? हाँ जी, हाँ जी। सो आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि सीपी में मजा आ रहा है अगर आप कर रहे हो, सो क्यों कर रहे हो, लाइक दैट। सो मैंने बताया, बहुत ही फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप अगर एक अच्छी सीपी आपकी रेटिंग है, आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो सकता है किसी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। आपके डायरेक्टली रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न है वो मुझे कोडसेफ के थ्रू मिली है। कोडसेफ पे एक हायरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, जो कि शायद स्टार्टर्स के थ्रू हो रहा था हायरिंग, जहां पे मैं भी एज एस डी में काम कर रहा हूँ। वहां पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, सो आई गॉट माई एस डी इंटर्नशिप। ओके, मैंने जीएफजी की इंटर्नशिप मुझे क्यों मिली? बिकॉज आई एम अ गुड रेटिंग एट कोडसेफ एंड कोड फोर्सेस। सो अगर आपकी गुड रेटिंग होती है तो ऑब्वियसली आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो लोगों को, एंड आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, साथ में आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। द सेकंड थिंग इज, आपकी स्किल्स तो इंप्रूव हो ही रही हैं। अगर आप सीपी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व डीएसए लेवल प्रॉब्लम्स। दैट मींस योर डीएसए स्किल्स आर इंप्रूविंग। इफ योर डीएसए स्किल्स आर इंप्रूविंग, अगर आप कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में कोड कर पा रहे हो, अगर आप उस प्रेशर को बियर कर पा रहे हो, दैट मींस आप कोडिंग राउंड्स क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज वाई सीपी इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली जिन लोगों ने, मैं देखता हूं जो लोग भी सीपी में अच्छा कर रहे होते हैं, 5 स्टार 6 स्टार होते हैं, एट द लास्ट, मैं नहीं कह रहा अपने बारे में, एट द लास्ट वो किसी ना किसी एक अच्छी कंपनी प्लेस्ड होते हैं। दैट इज द ट्रूथ। ओके, आप देख सकते हो, लिंक्डइन में जाके देख सकते हो, कोई बंदा गूगल में है या अमेजोन में है, 90% चांस है कि उसने सीपी की होगी और अच्छे लेवल पे होगा। गॉट इट। सो ये फायदे हैं आपको सामने दिख रहे हैं। नाउ, अब रोड मैप। अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकंड ईयर में हो, पहली चीज है सीपी वांट्स टाइम। सीपी टाइम मांगता है, आपको टाइम लगेगा। मुझे भी 1 साल लगा, आपको भी एटलीस्ट 1 साल लगता है एक अच्छे लेवल में पहुंचने में। ऐसा नहीं होगा आपने आज सीपी शुरू की, आप 10 दिन में बोल रहे मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं तो भी 1 स्टार हूँ, 2 स्टार हूँ, मैं भी न्यू भी हूँ। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो। द थिंग इज, शुरू करो तो छोड़ो मत।
रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते रहो. दैट इज द थिंग जो कि आपको हेल्प करेगी. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉन्टेस्ट इन इन अ फ्लो ऑफ 8 months. 8 महीने मैंने लगातार कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है. यू कैन सी माई कोड फोर्सेस एंड कोड सेट प्रोफाइल. अभिनव अवस्थी नाम है दोनों का ही, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो आप देखना एक बार उसका रोड मैप, मेरा खुद मेरा ही देखना आप. मैंने लगातार 8 महीने एक एक कॉन्टेस्ट दिया कोड फोर्सेस का. मैंने कॉन्टेस्ट दिया और उसका सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाला. ठीक है, सो ये मैंने पूरे 8 महीने किया है. आप लोग सामने प्रूफ है. सो देखो टाइम लगता है बट आखिर में इंप्रूव होता है. गेटिंग? ओके नाइस। तो जैसे कि आप इतना महीना लगातार सीपी देते हैं और लगातार लो 2 साल से, तो आपने मिस्टेक्स भी बहुत सारी करी होगी। तो अभी जो न्यू भाई आ रहे हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक्स ना करे। लाइक आपको शायद 2 साल लग गया या फिर 1 साल लग गया, तो ऐसा क्या करे? ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी कर ले, लेकिन वो मिस्टेक्स ना करे, ताकि वो जो मिस्टेक्स है वो दूसरों से, आपसे सीख ले, किसी और से सीख ले, ताकि उनका जर्नी आसान हो जाए। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि लोग को मैं बोलता हूं कि आप पर डे 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन सॉल्व करो. सो क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी में वो क्या करते हैं, थोड़ी देर सोचा, 10 मिनट 15 मिनट, क्वेश्चन नहीं आया तो उसका ट्यूटोरियल देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया. ये चीज नहीं करनी है. एटलीस्ट अपना पूरा बेस्ट दो यार. एक क्वेश्चन में कम से कम 1 घंटा तो दो ना, कम से कम 1 घंटा. उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन यू कैन फर्स्ट गो फॉर हिंट. फिर आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, फिर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, एडिटोरियल देख सकते हो. ठीक है, वीडियो देख सकते हो. पर ऐसा नहीं कि आपको क्या, मुझे आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस खुला क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, चलो सही क्वेश्चन हो गया. ऐसे कोई फायदा नहीं. देयर इज नो वे कि आप इस तरीके से, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. फायदा तब होगा जब आप पूरा फुल वे से पूरा अपना बेस्ट देकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें. तब नहीं होता, तब आप एडिटोरियल देख सकते हो, देन इट्स ओके. द सेकंड थिंग इज कि लोग कॉन्टेस्ट देते हैं, उसको आप सॉल्व नहीं करते हैं. मैं आपसे बोला कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट दो. मान लो आपने 10 कॉन्टेस्ट दिया, आप 10 कॉन्टेस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. क्या फायदा हुआ? कोई इंप्रूवमेंट हुआ आपका? नहीं हुआ. द थिंग इज कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए. इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सॉरी, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको दूसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करना होगा उस कॉन्टेस्ट के बाद में, कि मैं दूसरा क्यों नहीं कर पाया. गेटिंग? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट. आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक तो ये देखना पड़ेगा, अब सॉल्वेबल चीज हो जाएगी. ठीक है, तो कुछ चीजें जो लोग नहीं करते, एक तो बहुत जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं, दूसरा आप सॉल्व नहीं करते हैं. बाकी एक चीज तो है कि प्लीज ब्रेक ना लो, कि एक दिन बहुत जोश आ गया भाई, आज तो सीपी करनी, बाहर क्वेश्चन लगा डाले, 1 महीने के लिए बैठ गए, 1 हफ्ते के लिए बैठ गए, फिर अचानक से आज मैं फिर चलो कॉन्टेस्ट दूंगा. ये नहीं. रेगुलर रहो, डेली चाहे एक क्वेश्चन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन लगाओ. ये बहुत जरूरी चीजें हैं. रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है सीपी में. कोई भी चीज हो, अगर आप रेगुलर हो तभी आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है. बेसिकली इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट काम आता है कि लगातार कुछ नहीं दिखेगा, अचानक से फिर जब 6 7 8 महीना हो जाएगा तो अपने आप रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे एग्जैक्टली, कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. ओके, सो नाउ कि लाइक व्हाट इज द रोड मैप यू थिंक यू बिकम एन एक्सपर्ट, लाइक एक्सपर्ट बने कोड फोर्सेस पे, फिर आप ये बने कोडसेप पे 5 स्टार कोडर बने, तो आपको अब डीएसए कैसा लगता है? मतलब कि डीएसए के लिए क्या अलग से पढ़ना पड़ता है फिर सीपी पढ़ने के बाद, या फिर डीएसए अपने आप हो जाता है और बहुत ही आसान लगता है? मुझे नहीं लगता है कि डीएसए के लिए कुछ अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा. इफ यू आर डूइंग सीपी, अगर आपके सीपी लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सो डीएसए इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बट नॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स. मैं बात कर रहा हूँ जो टॉपिक्स सीपी में भी आते हैं, जस्ट लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग. बट कॉन्सेप्ट लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड नोड बेस्ड ट्री क्वेश्चन, जहां पर नोट्स दी होती हैं, ग्राफ क्वेश्चंस, जो कि सीपी में नहीं पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको ऑब्वियसली डीएसए अलग से लीड कोड जीएफजी करना पड़ेगा. बिकॉज आपको सीपी में लिंक लिस्ट नहीं पूछी जाएगी. स्टैक क्यू के बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते एक तरीके से, मतलब बोला नहीं है कि आपको स्टैक क्यू यूज करना है, आपके ऊपर आप यूज करो ना करो. तो वो क्वेश्चंस के लिए आपको, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको अलग से डीएसए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैंने भी किया. लीड कोड, लिंक लिस्ट वगैरह नहीं आते हैं, तो मुझे लीड कोड जीएफजी करना पड़ता है. और बट हाँ, एग्जैक्टली, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी, वो तो इंप्रूव हो ही रही है. और जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोई ऐसी टॉपिक जो आपको हार्ड लगी हो, उसको कैसे कवर किया हो? एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं सीपी में एक बार मेरे से बाइनरी सर्च के क्वेश्चन नहीं होते थे. मतलब बाइनरी सर्च क्या पता है, इट इज अ थिंग, सबको पता होता है. लो, बट क्वेश्चन आता है, उससे आइडेंटिफाई करना कि बाइनरी सर्च इसमें लग रही है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, फिर सॉल्व करना, वो नहीं होता था. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था. मैंने पहले तो बाइनरी सर्च के अपने पहले बेसिक क्वेश्चन पूरे क्लियर किया. मैं लीड कोड पे गया, मैंने बाइनरी सर्च टैग लगाया और उस बाइनरी सर्च सारे क्वेश्चन लगा डाले.
मतलब सारे मतलब कि 10 15 20 25 क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि अब आ गया मुझे बाइनरी सर्च। फिर मैं सीपी पे आया, कोड फोर्सेस पे आया, मैंने और बाइनरी सर्च टैग सर्च किया, मैंने उसके क्वेश्चन लगाना शुरू किया, वो मैंने लगाया, ठीक है। फिर जब तक मेरे कॉन्टेस्ट में खुद से नहीं होने लगे सीपी को बाइनरी सर्च को, मतलब लगा कि अब मैं तब तक प्रैक्टिस करता रहा। ऐसा नहीं कि बहुत करना पड़ेगा, अगर आप 20-30 क्वेश्चंस कर लो एक टॉपिक तो आपको टॉपिक अच्छे से आने लगेगा, पर आपको करने तो पड़ेंगे ही। दैट इज व्हाट यू हैव टू। कोई टॉपिक नहीं आता है उसको बिल्कुल फिनिश कर दो, लीड कोड से, डीएसए से, जहां से, जब तक आ ना जाए, ठीक है। मतलब कि जब तक आ नहीं जाए हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, और वो अपना लेवल है प्रैक्टिस। कि अगर तुम्हारा एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन से एग्जैक्टली हो जा रहा है तो 5 क्वेश्चन करो, अगर तुम्हारा 50 क्वेश्चन से हो रहा है तो तुम 50 क्वेश्चन से करो। ये किसी का फॉलो नहीं एग्जैक्टली। करना है कि 5 क्वेश्चन का हो गया, कोई जैसे बोल देता है पोस्ट करके कि मेरा 150 क्वेश्चन से गूगल में हो गया, तो अब लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अब किसी का 1500 क्वेश्चन से होता है गूगल में। सबका अपना एक पाथ है, अपना एक जर्नी है, लेकिन प्रैक्टिस सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे कोड फोर्सेस पे 400 क्वेश्चन है जब मैं एक्सपर्ट हुआ। सो पीपल आस्क कि आपने 400 क्वेश्चन में एक्सपर्ट कैसे हो गए, लोग 2-2 हजार पे नहीं होते हैं, या लोग मैं तो 1000 क्वेश्चन पे हुआ। सो देखो, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेज हूं या आप स्लो हो या मैंने 400 पे होगा, ऐसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होगी, कोड फोर्सेस पे इतनी कि मैंने लीड कोड लगाया, मैंने कुछ और लगाया, एट द लास्ट मेरे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आपको अपने आप क्वेश्चंस ना काउंट करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के कारण चीटिंग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो डीएसए पे क्या कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं चीटिंग के, और वो डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चीटिंग से कर ले रहे हैं, ताकि वो ग्रीन बस फील्ड दिखता रहे। और वो ग्रीन फील्ड के दिखाने के चक्कर में बस की पोस्ट करना है मेरे को लिंक्डइन पे, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ऐसा मेरे साथ बहुत आया है टेलीग्राम पे कि भैया पास करा दो, मैसेज आता है कि ऑनलाइन टेस्ट दिलवा दो। तो आपको आता है ये सब चीज, और कैसे ओवरटेक करना है और क्या बोलना है इस पे? मैं अब रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट इस प्लेसमेंट सीजन मैंने लगभग 7-8 लोगों के प्लेसमेंट इंटरव्यूज में हेल्प किया है, ठीक है। बाय एनी मीन्स कि उनको बताया कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं वो चीज़ नहीं बोल सकता कि मैंने चीटिंग कराई, चीटिंग नहीं कराई, बट हाँ ये होता है कि आप लीड कोड का है सो लोग कर देते हैं। मुझे कभी कभी तो, बिकॉज आई हैव 1500 फ्रेंड्स ऑन माई कोड फोर्सेस, 1500 में से हर कॉन्टेस्ट में कोई एक दो मैसेज कर ही देता है कि भैया इसका लॉजिक क्या होगा, कॉन्टेस्ट के बीच में, ठीक है, कोड फोर्सेस पे। सो अब वो चीज होती है दैट वो सोचते हैं कि ठीक है पता चल जाए, हो जाए, बट इससे कोई फायदा नहीं है यार कि तुम यूट्यूब से क्वेश्चन देख लो, वहां से देख लो, खुद से अब तक नहीं करो तो कोई फायदा नहीं निकलने वाला उसका। मतलब ये चीटिंग सब ना एकदम नहीं करो, करना है, ऑनेस्ट रहो। और कोई कितने मतलब नहीं लोग, चीटिंग का। मतलब डेली अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो मेरे ही कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगा, लेकिन वो डेली कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि मुझे पास करा दो या फिर कुछ भी करा दो। अगर मेरे पास टाइम नहीं तो वो मुझसे गुस्सा हो रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब मेरे पास ही क्वेश्चन भेज रहे हैं और मुझसे ही बोल रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं। तो ऐसा मैं स्टेटस भी डाला था कि कम से कम अपने से करो। एक लड़का है जिसका ईवाई में नहीं हुआ था, वो अपने से दिया था ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करके, तो वो मैं बोला मेरे को भैया कि 5-6 लोग ग्रुप में दे रहे हैं, तो वो पास हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो उसको बोले कि कोई दिक्कत नहीं, तुमको अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, क्योंकि तुम अपने से दे रहे हो, कम से कम कोशिश तो कर रहे हो ना। पता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक एक कॉन्टेस्ट को 5-5 लोग बैठ के देते हैं, हाँ, आगे ग्रुप जाके में। उनको इंटरव्यू में निकल जाना होता है, हाँ नहीं हाँ। निकाल पाते हैं, वी ऑल नो, क्योंकि कोडिंग नॉट बहुत ही बेसिक फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है, बाकी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बट क्या ही मिलना है यार इससे, आपको प्लेसमेंट मिल रहा हो चीटिंग करने से तो आप करो, आपको कोडसेप का सॉल्यूशन देख के प्लेसमेंट मिल रहा हो आगे जाके तो आप करो चीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ही फायदा है इससे कि आप जरा आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, और एट मैक्स 3 स्टार 4 स्टार लोग पहुंच पाते चीटिंग से, इसके ऊपर नहीं पहुंच पाते। मैंने नहीं देखा किसी को 5 स्टार पहुंच रहा कोई चीटिंग करके, क्योंकि इतनी चीटिंग भी कहां से करोगे यार, कहां से लाओगे इतने सारे सॉल्यूशंस कि आपकी रैंक टॉप 100 में आ जाए। तो ये चीज तो है ही है। मैं एक चीज अपना रिवील करना चाहूंगा जो आज तक नहीं किया, कि मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे एरे भी नहीं आती थी। मेरे कोडिंग क्लब हुआ था कॉलेज में, मैं वहां पे फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं चीटिंग करके पूरा क्वेश्चन बना डाला था फर्स्ट टाइम। तो वहां पे मैं टॉप कर गया, अचानक से फर्स्ट आ गया, आज तक कोई कभी जिंदगी में नहीं किया था। तो फिर मुझे डर लगा, फिर मैं जाके सीनियर से बात बात किया, फिर बोला कि चीटिंग कभी नहीं करना। उसके बाद लाइफ में आज तक मैंने चीटिंग नहीं किया है, और वहां से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो एक सबक मिला कि कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम बुरा फंस जाओगे, पूरा टॉप पे आ जाओगे। तो ये चीज दिक्कत हो जाता है कभी कभी। एग्जैक्टली, हार्ड वर्क इज द थिंग जो आपको लास्ट में काम आएगा, और कुछ काम आता नहीं है। मतलब मैंने मेरे पास मतलब मैं 10 से ज्यादा जगह पढ़ा चुका हूँ एडटेक कंपनीज में। अगर मैं बड़ी बड़ी का नाम लूँ, जीएफजी, न्यूटन स्कूल, कोडसेफ, कोडिंग स्पून्स, मतलब बहुत इतनी सारी टेक्नोलॉजी,
7-8 कंपनी से मैं कोलैब कर चुका, पढ़ा चुका हूँ, प्लस मैंने 3 जगह एसडी इंटर्न किया है, प्लस मेरा खुद का यूट्यूब है, मेरी खुद की वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। बिना हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। मैं अगर आज बैठ जाऊं 1 महीने बाद मेरे पास कोई इंटर्न नहीं रहेगी। काम करना पड़ता है, ठीक है। सोचो कि चीटिंग करके ऐसे हो जाए तो कुछ नहीं होता। So like I am asking one question like what are the extra benefits of CP? like ऐसा नहीं, एक तो हो गया कि CP से चलो जॉब मिल जाता है, एक अलग सा बेनिफिट जैसे कि आपको अभी पढ़ाने का बहुत सारा मौका मिला, तो इस तरह का क्या क्या बेनिफिट्स है सीपी के जो अभी आप कर रहे हैं उसके अलावा, सिर्फ जॉब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम जॉब? मतलब इंटर्न वगैरह ना। हाँ, इंटर्न वगैरह, जैसे कि आप यूट्यूबर हैं, जैसे कि आप कहीं टीचर हैं, इस तरह के रोल क्या क्या देखो, मिलते हैं? मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मेरी अर्निंग है, 90% इज बिकॉज ऑफ सीपी एंड डीएसए। 90% आई एम सेइंग, ओके। मतलब मेरी एक एसडी इंटर्न है, दैट इज आल्सो पेइंग गुड, बट मैं जीएफजी पे हूँ। मैंने कोर्सेप पे पढ़ाया मींस मैंने वहाँ डाउट सॉल्वर एंड प्रॉब्लम सेटर रहा। मैं आई मौका में प्रॉब्लम सेटर हूँ। उसके बाद मैंने न्यूटन स्कूल में पढ़ाया, मैंने कोडिंग स्पून्स में पढ़ाया, मैंने टेक्नोलॉजी में सेशंस लिए, मैंने बहुत जगह पढ़ा। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सीपी। और सबसे बड़ा जो मैंने आज तक अचीवमेंट है वो जीएफजी मेरी इंटर्न लगना। जीएफजी के इंटर्न के बाद इट इज लाइक कि मेरी एक तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरा करियर, और मेरी तरीके से थोड़ा सा लोग मुझे पहले जानते थे यूट्यूब से। यूट्यूब चैनल मेरा पूरा सीपी की वजह से बना है, पूरा ही सीपी मैंने किया है, सिर्फ कोड फोर्सेस। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी सीपी में, बहुत ज्यादा। अगर आपकी सीपी अच्छी, मतलब आपका डीएसए अच्छा है, और आपको डायरेक्टली हायरिंग मिलती है, डायरेक्टली जीएफजी आपको ले लेगा। हाँ, ऑब्वियसली आपको थोड़ी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। आई हैव टीचिंग स्किल्स, सो मैं टीच कर रहा हूँ। उसके अलावा भी आप एज अ प्रॉब्लम सेटर कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं सीपी में अच्छे हैं, टीच नहीं करते हैं, एज अ प्रॉब्लम सेटर। और प्रॉब्लम सेटर मतलब मैं आपको बताऊं, पर प्रॉब्लम 1K 2K तक लोग देते हैं। एक प्रॉब्लम सेट करने का 2,000 रुपए देते हैं। अगर आप महीने के 10 प्रॉब्लम सेट कर रहे हो, आपके 20,000 रुपए का सीधा सीधा स्टाइपर बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पैसा नहीं लेना रहता, मैं बता रहा हूँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बस हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 1 साल में मेहनत कर लो। मैंने 1 साल मेहनत कर ली, अपना यूट्यूब बना लिया, सीपी अच्छी कर ली। आफ्टर दैट बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई। देख रहे हो, आपका पूरा करियर बदल देगा ना। एग्जैक्टली आपका 1 साल का पूरा करियर बदल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं हूँ, अभी अभी बड़ा एग्जाम्पल बाकी है। अगर कोई बड़ी कंपनी क्रैक होगी जब, देन इट्स ओके। अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे या बाकी और सीपी को अच्छा कर रहा हूँ, वो आगे जाके मेरे कहीं प्लेसमेंट होगा, उस पर निकलेगा। ठीक है, बट यार करना तो पड़ेगा। अब तुम सोचो कि 1 महीने कर लो और फिर बस तुरंत मेरे से रिजल्ट आ जाए, तो नहीं होता ऐसा। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा रोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम सेटर, प्रॉब्लम टेस्टर, फिर डीएसए टीचर, डाउट सॉल्वर, यूट्यूबर बन सकते हो। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा रोल मिल जाएगा तुम लोग को। और लाइक लॉट्स ऑफ एडटेक कंपनी तुमको प्रेफर करेगी अगर तुम अरे सीपी कर रहे हो तो। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे पास। मेरे पास तो लिंक्डइन में पर वीक कोई ना कोई आता, मुझे मना करना पड़ता, भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। अब मुझे मतलब, अब मुझे, मैं जीएफजी में क्लासेस लेता हूँ 9 to 11, मैं और लेता हूँ, मेरे पास और ऑफर से पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास ऑफर स्केलर से भी है कि मैं क्लास लूँ, बट मेरे पास एक ही टाइम, भाई 9 से 11 तो एक ही टाइम होता है ना, मैं दो थोड़ा ना बन जाऊंगा। तो मेरी क्लास, तो आपको बहुत ऑफर्स आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। और पे बहुत अच्छा है, मतलब पे कितना है ना, मैं आपको बताऊँ। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप इन्फोसिस जाते हैं ना, आपका 8 लाख का पैकेज होता है ना इन्फोसिस में, 8-6 लाख का, उतना आपको अभी मिल जाएगा सिर्फ पढ़ाने से, 3 घंटे क्लास। इतना अच्छा पे है, बट करना पड़ेगा उसके लिए। एडटेक कंपनी, उसका नाम नहीं लूंगा, उसका ऑफर है जैसे कि अगर तुम वहाँ फुल टाइम कर ले तो अपनी कंपनी छोड़ के तो 15 लाख देने के लिए तैयार है। तो वो सीपी का बंदा था। तो ऐसा ऐसा ऑफर्स आते रहता है, अगर तुम चाहते हो तो बहुत सारा ऑफर मिलेगा और तुमको रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो रिसेशन आया, कंपनी छोड़ के चली गई, तुमको तुम्हारे पास एडटेक प्लेटफॉर्म बहुत सारे रहेंगे उस टाइम कि तुम पढ़ा तो सकते हो, कम से कम एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल सकते हो अच्छे खासे। तो ये सब तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा कि रिसेशन हो रहा है फिर क्या हो रहा है, तुमको कोई कंपनी निकालेगी नहीं, क्योंकि टीचर तो हमेशा रहेंगे पढ़ाने वाले। तो ये सब बेनिफिट्स मिलेगा। और लाइक यही सारा क्वेश्चंस तो हो गया। और एक चीज और, राइट टाइम क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू कि कब सीपी करना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो सीपी, आई आई विल जस्ट, क्योंकि मैंने बोला कंपलसरी नहीं है, तो अगर काफी लेट हो चुका है आपको तो आप सीपी ना स्टार्ट करें, बिकॉज मैं आपको कम से कम मैं बोलूँ 1 साल लगता है मिनिमम। मिनिमम यार 6 महीने से कम तो सोचो ही मत सीपी स्टार्ट करने को। तो यार अगर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग 3rd ईयर के बाद सीपी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, सो इट इज नॉट अ गुड टाइम। मतलब 3rd ईयर तक इट इज ओके, आप फर्स्ट ईयर में करो, 2nd ईयर में करो, 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर कर सकते हो, बट आफ्टर 6th सेमेस्टर, आफ्टर 5th सेमेस्टर,
सीपी स्टार्ट करना थोड़ा सा लेट हो जाता है। बिकॉज देखो, अगर आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हो, आपको अच्छे होते होते आपको फोर्थ ईयर लग जाएंगे, और उसके बीच में ही आपको आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स बीबीएमएस ओएस भी आएगा, आपके इंटर्नशिप भी उसके बीच में ही आएंगे। आप तब तक सीपी नहीं कर चुके होगे, मतलब आप अच्छे लेवल पे नहीं होगे, बिकॉज एक साल लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेकंड ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो श्योरली, थर्ड ईयर थोड़ा सा लेट है। आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट ना करो, पर उस पर आप डिपेंड ना हो। स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट आप कभी कर सकते हो, थर्ड ईयर में करो, फोर्थ ईयर कभी भी करो, उस पर डिपेंड ना हो कि मुझे मुझे क्योंकि क्या पता कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ, एट द लास्ट आप उसमें अच्छा ना कर पाओ, आपके उसके उसके बेसिस पे आप साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहो। आप साथ साथ डीएसए अच्छा करते रहो, लीड कोड करते रहो, साथ साथ डेवलपमेंट कुछ तो करते रहो। सीपी को अगर आपको मन है आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उस पर डिपेंड ना हो कभी कि सीपी पे ही मुझे प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि सीपी प्लेसमेंट के लिए टाइम लगता है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग लगभग लगभग कवर कर लिए हैं। और कोई ऐसा कोई लाइक आउटरो आप देना चाहेंगे अभी जो यंगस्टर लोग हैं? देखो, मैं फिर से बोलूंगा यार, जो मतलब जो मैंने किया है कि कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर कॉन्टेस्ट में पार्ट लो, डीमोटिवेट ना हो। अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो मैंने बताया कैसे इम्प्रूव करना है, टॉपिक वाइज लगाओ, प्लेटफॉर्म चेंज करो, लीड कोड पे करो, ब्रेक ना लो। कभी कभी होता है कि इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं होया जाता है। दूसरे से कंपेयर ना करो, अपना अलग जर्नी होती है, दूसरे ने 500 किए, मैंने 1000 किए, तब भी नहीं हुआ। कंपेयर ना करो, एट द लास्ट आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ये मत सोचो मे भी आपकी रेटिंग ना बढ़ रही हो, बट अगर आपने 1000 क्वेश्चन किए हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। दिस इज द थिंग, स्टार्ट करो यार, हो जाता है। और डिमोटिवेट ना हो, सबसे बड़ी चीज ये मुझे लगती है, सीपी में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपना बेस्ट दो। दैट्स द थिंग। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉन्टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो भी क्या हो सकता है, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बाकी रेस्ट इज रेस्ट, बाकी छोड़ दो। इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी, टाइम से लगे मिलेगी, लेकिन मिलेगी। दैट इज और है। बाकी आप लोग सीपी के लिए मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और या लास्ट बस रिसोर्स आप बता दीजिए एक बार कि कौन कौन सा यूज किया आपने लाइक सीपी को पढ़ते टाइम? यार, रिसोर्स की तो मैं बात करूँ तो देखो, सारे कॉन्सेप्ट डीएसए वाले ही होते हैं। तो डीएसए कोई भी आप कोर्स लेना चाहो, मैं आपको किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा कि इसका कोर्स ले लो, जो आपको समझ में, आप कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। तो टॉपिक सबको पता है, सबको पता है, एरे से लेके डीपी तक है, बीच में सब कुछ पता है, लिंक लिस्ट आती है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक की टॉपिक्स वही है। टॉपिक्स कुछ नया नहीं है। कुछ डीपी स्पेसिफिक टॉपिक्स है, वो मैं आपको नहीं रिकमेंड, आप अलग से पढ़ो। आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रैक्टिस, आपको एक नया टॉपिक मिला, नंबर थ्योरी का कोई क्वेश्चन, आपने उसको सॉल्व किया, आप उसमें कोई नई चीज सीखे, तो सॉल्व करते करते सीखो। मैंने तो ऐसे किया है, मैं सॉल्व करता रहा, मुझे नए नए क्वेश्चन आए, मैंने सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हुए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखा, फिर मतलब अच्छा ये भी कोई चीज होती है, मैंने फिर उसको सीखा। करके सीखोगे ज्यादा मजा आएगी, सीख के करोगे तो इट इज नॉट। देखो मैं बताता हूँ, दो तरीके होते हैं। एक तरीका है, आपने पहले कोई चीज पढ़ी, फिर आपने उससे क्वेश्चन लगाया, उसमें आप इतना समझोगे, पहले आप पढ़ चुके तब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, समझ रहे हो। पहले आप उसको ट्राई मारो, क्वेश्चन को, नहीं लगा, उसका सॉल्यूशन देखो, तब आपको लगेगा अच्छा भाई क्यों नहीं लगा, अब लग रहा है, क्या डिफरेंस था, क्या सीखा मैं। ये है। मैंने पूरा रिएक्ट पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा। मैंने रिएक्ट का एक वीडियो नहीं देखा, एक कोर्स नहीं खरीदा। मैंने एक प्रोजेक्ट उठाया यूट्यूब से, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, जहां एरर आई, देखा, सीखा, स्टैक ओवरफ्लो पे गया, यहाँ आगे वहां आगे बना लिया, पूरा प्रोजेक्ट मैंने बना लिया। उससे मैं बहुत सीरियस सीख गया, और प्रोजेक्ट बनाते बनाते मैं पूरा रिएक्ट सीख गया। थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाओ, इंजीनियर चलो तुम लोग ऐसा तो करना, ठीक है। बेस्ट थिंग है कि पहले हम लोग क्वेश्चन कोई भी खोल लो, उसको स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, चाहे वो बहुत ही इजी क्यों नहीं है, बेसिक लेवल का। देखो वो भी नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा है, तो टॉपिक अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो उल्टा जाना है हम हाँ लोग को, रिवर्स वे में। हाँ, ये मैं सीपी के लिए आपको रिकमेंड करूँगा, मैंने किया। डीएसए के लिए आप नॉर्मली कोई कोर्स ले सकते हो, शुरू कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, बट सीपी की प्रैक्टिस आप रैंडमली कर सकते हो। लाइफ में एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सेटर जरूर बनना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलता है कि तुम पूरा वो बैक एंड प्रोसेस देख सकते हो कि क्या क्या होता है हम लोग का, कि कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूज क्या सेट कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज फ्लो पता चल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर टीचिंग स्किल नहीं है तो प्रॉब्लम सेटर जरूर बनना, इससे फायदा बहुत होता है। थैंक यू वेरी मच अभिनव एग्जैक्ट। अवस्थी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। होप कि अब सीपी में किसी को दिक्कत ना हो। और सीपी के लिए फॉलो करो अभिनव अवस्थी को, लिंक्डइन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और यूट्यूब चैनल में। थैंक यू वेरी मच अभिनव। थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।